15% टेक्निक से मिलती है। तो आज हमारे ग्रेट विस्फोटक डबल डायमंड सर का एक मुहिम है कि मेरे जितने भी लोग हैं उनको मैं 85% सफलता लोक व्यवहार के माध्यम से दिलाऊं। तो शुरुआत किए हैं आज बेहतरीन लोक व्यवहार डेल कार्नेगी सर, बहुत ही अच्छे समाज सेवी और समीक्षक थे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज के बेहतरीन सेशन की शुरुआत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे ग्रेट विस्फोटक डबल डायमंड मिस्टर रमेश कुमार पटेल सर को कि आज के एक बेहतरीन सेशन की शुरुआत करें। सो स्वागत है सर आज के सेशन में। थैंक यू। साथियों नमस्कार। साथियों सबसे पहले तो आप सभी लोग का आभार करता हूं और अभिनंदन करता हूं क्योंकि इतना सुबह आप लोगों ने समय निकाला मुझे सुनने के लिए, सीखने के लिए। इसका तात्पर्य है कि सच में आप जिंदगी में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं और ये एटीट्यूड, ये नजरिया आपको निश्चित तौर पर बहुत बड़े मुकाम में पहुंचाने वाला है। साथियों मैं महसूस करता हूँ जिस विषय को लेकर चर्चा करने वाला हूँ, ये विषय हर व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ व्यवसाय के दृष्टिकोण से नहीं, अपितु संपूर्ण जीवन को सफल बनाने के लिए जिन विषयों की हम चर्चा करने वाले हैं वो अनिवार्य और जरूरी है। और मैं महसूस करता हूँ जब जब इस विषय को चर्चा करता हूँ या मैं पढ़ता हूँ या कहीं पे बात करता हूँ तो मेरे अंदर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस आता है कि मैं हर जगह जो भी काम करूंगा सफल होऊंगा और हर व्यक्ति के दिल में अपना अलग छाप और अपना एक अलग पहचान बनाऊंगा। साथियों हम बात कर रहे हैं लोक व्यवहार की, हम बात कर रहे हैं मानवीय व्यवहार की और मैं इस बात का 100% दावा करता हूं जो आगे हम चर्चा करने वाले हैं, इन चीजों को अपने जीवन में आप उतार लेते हैं तो आपका परिवार में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आपके बच्चे एक समझदार और एक ऐसा इंसान बनेंगे जिसको पूरे समाज, पूरी दुनिया बहुत गर्व से उसका नाम लेगी और उसमें सबसे ज्यादा नाम और पहचान आपका बनने वाला है। जो चीज की चर्चा करने वाला हूँ वो आपके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, एक सफल परिवार के लिए जरूरी है। तो साथियों इस चीज को हम चर्चा करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। साथियों ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं कहूंगा ये नहीं हुआ है जो अब ये होने वाला है, या दूसरे शब्दों में यूं कहूं कि जो चीज आप सीखने वाले हैं वो आज तक किसी ने ना चर्चा किया है ना किसी ने सिखाया है। और साथियों बकायदा मैंने तो पावर पॉइंट भी डिजाइन किया है और आप लोग बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हैं कि इस विषय को आप बिना पुस्तक पढ़े मेरे माध्यम से सीखने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं मेरे चर्चा के बाद आप इस पुस्तक को जरूर पढ़ने के लिए लालायित हो जाएंगे। तो साथियों हमारा सेशन चलेगा सुबह 7 बजे सुबह, इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा दिमाग शांत होता है और पूरा शांत माहौल होता है। और ये विषय को जो आप सीखने वाले हैं इस विषय को आप अपने जीवन में उतारिएगा, बिजनेस में यूज कीजिएगा और अपने परिवार में अपने बच्चों के बीच किसी भी अनजान व्यक्ति से आप बात करें तो भी इन चीजों का आप उपयोग करेंगे, देखिएगा बहुत बड़ा अंतर आप अपने आप में महसूस करेंगे। सभी साथी जो मुझे सुन रहे हैं मैं बता दूं इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरा आत्मविश्वास इतना बढ़ा और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि इस बिजनेस को मैं अपने दम पे कर सकता हूँ। और जब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया तो निश्चित तौर पे आपके अंदर भी आने वाला है। इस मुहिम को सफल बनाने के लिए मुझे लगातार प्रेरित करने के लिए मेरे टोपाज और एमरल्ड साथी हैं। साथियों लोकेश्वर प्रसाद राठौर जी ने बहुत मदद किया, बहुत प्रोत्साहित किया। उसी प्रकार कुंवर प्रसाद मालाकार जी ने कहा कि सर ये हमें पढ़ाए हमारे अगर साथियों को मिल जाए तो निश्चित तौर पे हमारे अंदर जो आत्मविश्वास आया है वो हमारे साथियों के अंदर आएगा। जयशंकर सिंह जी ने काफी प्रेरित किया और मैं महसूस करता हूँ जयशंकर सिंह जी ने हमेशा कहा कि सर मैं बहुत इन चीजों पे गलतियां करता था, आपसे पढ़ने के बाद आभास हुआ, एहसास हुआ कि अगर ये चीजें मैं पहले पढ़ लिया रहता तो मैं आज कुछ और रहता। अंदर पटेल जी ने इन चीजों को लेकर बहुत अच्छे से गाइड किया। उनका बार बार प्रेरणा इस स्रोत मेरा रहा कि सर इसे टीम को देना है वो भी आपके माध्यम से, आप जरूर रखिए। नंदे जी का यही कहना है कि हम जीवन में इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कि इस पुस्तक को पढ़ के एहसास होता है। तो नंदे जी ने भी मुझे बहुत ज्यादा उत्साहित किया कि आप इसको टीम के सामने रखिए। उसी प्रकार हमारे टोपाई लीडर गीता सिदार मैडम ने भी कहा कि सर
इन चीजों को जब से पढ़ी हूँ तो मेरे अंदर एक अलग प्रकार की एनर्जी, विश्वास है और मैं चाहती हूँ कि इसको हमारे पूरे साथियों को मिलना चाहिए। इन सभी की प्रेरणा के कारण आज आपके सामने अपनी बातों को रखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो दिल से मेरे छयों टोपाज और एमरान साथी को बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार कि आपकी प्रेरणा की वजह से आज मैं यहाँ पे इन चीजों को रखने के लिए आया हूँ। साथियों, हम बात करने वाले हैं लोक व्यवहार। तो लोक व्यवहार के विषय में एक बात जानना बहुत जरूरी है। आप सभी जानते हैं इसके राइटर है डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी जी का जन्म जो हुआ था साथियों 24 नवंबर 1992 में हुआ था, 1892 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1 नवंबर 1955 में हुआ था। जो मैं समझता हूँ डेल कार्नेगी मेरे जीवन में ना एक बहुत बड़ा अंतर लेकर आया और मैं कहूँगा ये किसी देवता से कम नहीं थे। ये किसी चमत्कार से कम नहीं थे। कई लाख लोग की जिंदगी को एक सुनहरा भविष्य और एक इन्होंने बनाया है। साथियों, डेल कार्नेगी ने 1912 से लोक व्यवहार के ऊपर कार्यक्रम चलाने चालू कर दिए थे। अगर आप जन्म और मृत्यु के बीच में अंतर देखेंगे तो मात्र 20 साल है। 20 साल की उम्र में 1912 में डेल कार्नेगी समझ गए थे कि अगर जिंदगी में सफल होना है, कामयाब होना है, परिवार को खुशहाल रखना है तो इस चीज की बहुत जरूरत है। वो सीख ही रहे थे, समझ ही रहे थे, फिर भी कोचिंग जैसे फ्री में क्लासेस दिया करते थे। कैसे बात करना है, लोगों को कैसे समझाना है, गलतियों को कैसे माफ करना है, अपनी गलती कैसे स्वीकारना है, लोगों की गलती कैसे बताना है, लोगों को प्रोत्साहित कैसे करना है, प्रेरित कैसे करना है, प्रशंसा कैसे करना है, लोगों की तारीफ कैसे करना है, इन चीजों पे 20 साल की उम्र में, साथियों मैं बता दूं 20 साल की उम्र में तो आदमी अपने आप को नहीं समझा रहता है। ये हमारे कार्नेगी जी है और सबसे खुशी की बात है कि जो आप बुक देख रहे हैं, लोक व्यवहार की जो बुक देख रहे हैं, ये बुक साथियों पहले ऐसा नहीं था। पहले 1 पेज में लिखा गया, फिर 10 पेज में लिखा गया, ऐसे करते-करते धीरे-धीरे इसका स्वरूप बढ़ते गया। 1937 में पहला इसका संस्करण प्रिंट हुआ लोक व्यवहार का और ये बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि साथियों आप लोग को बता दूं उस समय अमेरिका में प्रिंटर जो थे ना उनको भरोसा नहीं था कि पुस्तकें बिकेगी। साथियों आपको बता दूं 8 पुस्तकें छपती थी ना तो 7 भारी नुकसान में जाता था और ये पुस्तक को छापने का जोखिम बिल्कुल नहीं ले रहे थे प्रिंटर लोग। लेकिन डेल कार्नेगी के उस विश्वास और उसके निवेदन से वो मजबूर हो गए। लेकिन इसका रिजल्ट इतना ज्यादा आश्चर्यजनक रहा कि अमेरिका में सबसे ज्यादा बिकने वाले बुक में लोक व्यवहार का नाम आया सर। साथियों ये पुस्तक आपको क्या मेन चीज बताना चाहती है? ये बहुत बड़ा वाक्य जो मैं हमेशा ट्रेनिंग में रखता हूँ, किसी की आर्थिक सफलता का केवल 15% ही उसके तकनीकी ज्ञान पर निर्भर करता है। ये हूबहू लाइन पुस्तक का है 15%। अगर आप स्टेप्स आपने फॉलो कैसे करना है, क्वेश्चन आंसर है, ये सारी कंपनी का नाम, ये सारी चीजें 15% मैटर करता है लेकिन बाकी उसकी सफलता का 85% उसके व्यवहार। मैं यकीन से कह सकता हूँ जितनी बहनें भी हमारे यहाँ डीडी निकाल रही है या भाई लोग डीडी निकाल रहे हैं ना, उनको ज्यादा जानकारी नहीं है। उनका व्यवहार, उनका रिलेशन इतना अच्छा है कि लोग उन पर विश्वास करके उनके साथ काम करने के लिए डीडी दे रहे हैं। तो साथियों आपका व्यवहार दुनिया के हर जगह चले जाओ, किसी जगह चले जाओ, जब आपका व्यवहार बढ़िया है तो 100% आपको सफलता मिलना तय है। व्यवहार को लेकर एक बहुत अच्छी चीज बताई है लोक व्यवहार पुस्तक में। 2 लोग थे, 2 दुकानदार थे। एक दुकानदार के पास जब ग्राहक जाता था तो वो रूठे वर्ग में मतलब गुस्सा के, चिल्ला के, झल्ला के जवाब देता था। ग्राहक उस दुकान से सामान लेना पसंद नहीं करते थे लेकिन एक दुकानदार बड़े प्रेम से पूछता था, हाँ क्या चाहिए, किस क्वालिटी का चाहिए, बिल्कुल देता हूँ, मदद करता हूँ। तो वहां ज्यादा भीड़ लगती थी। ये एग्जाम्पल बताने का अर्थ है बाहर में नुक्कड़ में भी अगर एक दुकानदार बहुत दुकान चला रहा है और एक दुकानदार के पास भीड़ कम है, इसका मतलब ये है कि वो दुकानदार जो जिसके यहाँ भीड़ है उसका व्यवहार जबरदस्त है। सामान की क्वालिटी बाद में देखी जाती है, सबसे पहले आपका व्यवहार देखा जाता है। इसी पर आधारित एक पुस्तक है। जॉन डी राफेल ने कहा था, लोगों से व्यवहार करने की कला भी उसी तरह खरीदी जाने वाली एक वस्तु है जैसे शक्कर या कॉफी। ये ऐसा चीज नहीं है जिसको आप विकसित नहीं कर सकते, इसको 100% आप विकसित कर सकते हैं, आप खरीद सकते हैं। खरीदने का अर्थ है सीखना, खरीदने का अर्थ है पुस्तक को
पढ़ के, इसका MRP कितना जब मैं लिया था 85 रुपये, में भी कुछ बढ़ गया होगा, क्योंकि ये देखेंगे आप पुस्तक हो ना, तो इसको ऐसा पढ़ाऊं कि पुस्तक भी बोलता होगा कितना पढ़ेगा भाई। तो साथियों, इसको आप खरीद सकते हैं आप। और इस बात पे आगे राफेल जी क्या कहते हैं, इस कला को खरीदने के लिए, इस कला को खरीदने के लिए दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार है। साथियों, कितनी बड़ी लाइन है, मतलब लोक व्यवहार को सीखने के लिए मेरा सब कुछ बिक जाएगा, दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज है, उसको भी देख के मैं इसको खरीदना सीखना चाहूंगा। साथियों, अगर एक राफेल जो बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति है अमेरिका के, अगर वो कह सकते हैं, तो आपको मेरे को तो सोचने की जरूर जरूरत है। डेल कार्नेगी इस पुस्तक को लिखना चाह रहे थे, लेकिन क्या क्या दिक्कतें आई। सबसे पहले $25,000 खर्च हुए। कब की बात है? सन 1935 की बात है। आपको बता दूं 1935 और 37 में प्रिंट हुआ है। 35 में उन्होंने लिखने का विचार आया और 35 से लिखने का विचार आया, 2 साल का समय लगा, पूरे 2 साल का, क्योंकि पूरे पुस्तक को लिखना, बनाना, प्रिंटर से बात करना, पूरा मटेरियल तैयार करना, 2 साल का समय लगा। 1935 से लिखने का प्रयास कर रहे थे। और साथियों, लोक व्यवहार को लिखने से पहले 156 प्रश्न का उत्तर खोजे उन्होंने। 2 साल में 156 प्रश्न, जिसमें से 8 प्रश्न इस पुस्तक में दिए गए हैं। आप लोग पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। उनमें से 2 प्रश्न सबसे ज्यादा लोग उसका उत्तर चाहते थे, सबसे ज्यादा पाना चाहते थे, सबसे ज्यादा उसको लोग खोज रहे थे। सबसे पहला, जो युवा थे, स्वास्थ्य अच्छा चाहते थे युवा लोग, मतलब स्वास्थ्य देखना, आप लोग युवा लोग दिखना अच्छा है, फिट रहना है, बॉडी अच्छा रहे, खूबसूरत दिखे। और दूसरा जो विषय था, सबसे ज्यादा जो दूसरा विषय था, स्वास्थ्य से भी ज्यादा वो क्या था पता है? लोगों को समझना, लोगों से मेल जोल बढ़ाने के तरीके सीखना, यह जानना कि लोगों का दिल किस तरह जीता जाए और उन्हें प्रभावित कैसे किया जाए। 156 प्रश्न में ये दूसरे नंबर का प्रश्न सबसे ज्यादा लोगों का एक कौतूहल का, खोज का विषय था। और डेल कार्नेगी जब खोज रहे थे इसको, मतलब कैसे लिखूं, कोई पुस्तक मिल जाए, कोई मतलब कुछ पेज मिल जाए। आप लोग को बता दो दोस्तों, डेल कार्नेगी पहले लोक व्यवहार के ऊपर एक पेज नहीं लिखा गया था, कोई पुस्तक नहीं था। और सोचिए ऐसे समय में इस व्यक्ति को पुस्तक लिखने में कितनी परेशानियां हुई होगी। फिर भी उन्होंने निर्णय लिया कि मैं पुस्तक लिखूंगा। लोक व्यवहार लिखने के लिए एक शोधकर्ता, मतलब लोक व्यवहार मैं लिखूंगा, एक शोधकर्ता काम पे रखा, नौकरी पे रखा। डेल कार्नेगी को आगे सलाम करता हूँ, मुझे पुस्तक लिखना है करके 1.5 साल तक एक नौकर रखा, उसको सैलरी देता है लगातार। पूरी दुनिया में तू घूम और जाके देख कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कैसा व्यवहार करते थे, काम पे रखे थे। और साथियों, थियोडोर रूजवेल्ट की 100 कहानी से ज्यादा पढ़े उन्होंने, जो अमेरिका के सबसे लोक व्यवहार में समृद्ध और परिपूर्ण माने जाते थे। 100 कहानी पढ़े। उसके अलावा अब्राहम लिंकन का कई कहानियां पढ़ा। और 15 साल के शोध के बाद पुस्तक लिखी गई। आप देख सकते हैं 1912 से 1937 के बीच अगर आप देखेंगे, 1912 से ट्रेनिंग देना चालू किए थे, 1937 में पहला प्रिंट हुआ, लेकिन पुस्तक लिखने का विचार 1935 में आया था। मतलब 12 से 37 साल के बीच अगर आप देखें तो 15 साल का समय लगा है साथियों। मतलब जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, जिन चीजों की चर्चा करने वाला हूँ, इस पुस्तक के माध्यम से 15 साल में पुस्तक लिखी गई है, जिसका नाम क्या है? लोक व्यवहार है। तो बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत धनी है आप लोग, जो आपको ये मौका मिला है। साथियों, शिक्षा का सही अर्थ क्या है? इस पुस्तक जितनी लाइनें आप देखेंगे, ये मेरा लाइन नहीं है, पुस्तक से ही मैंने उठा कर लिखा है। शिक्षा जीवन की स्थितियों का सामना करने की योग्यता है। याद रखिएगा, शिक्षा रोजी रोटी चलाने का अर्थ नहीं है। शिक्षा मतलब होता है जो स्कूल कॉलेज में आप सीखते हैं, और शिक्षा मतलब होता है अक्षर ज्ञान। इसके अलावा शिक्षा का अर्थ ज्यादा आप ना समझे, यही है। और जो समझेंगे मैं आगे आपको टाइप करके दे रहा हूं। और शिक्षा को शिक्षक सिखाता है। शिक्षक शब्द है ना, शिक्षा कर्मी, ठीक है? तो शिक्षा कौन सिखाता है? शिक्षक। शिक्षक आपको सिर्फ अक्षर ज्ञान देगा। शिक्षा जीवन की स्थितियों का सामना करने की योग्यता है।
शिक्षा का महान लक्ष्य ज्ञान नहीं कर्म है। शिक्षा जो आपको काम करने के लिए सिखाता है कि हाँ भाई काम कर, मेहनत कर, ठीक है, ये सिखाता है शिक्षा। अपनी सोई हुई क्षमताओं शक्तियों से परिचित हो और इन शक्तियों को जागृत करें ताकि आपका जीवन सुखमय हो सके। आपके अंदर क्या ताकत है, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या आपके अंदर खूबी है, ये सब कुछ कौन बताता है? शिक्षा बताता है। ये इस पुस्तक से ली हुई गई लाइनें हैं। एक छोटा सा और चीज है, शिक्षा और ज्ञान में क्या अंतर है? साथियों, शिक्षा को शिक्षक सिखाएगा और ये आपको अक्षर ज्ञान कराएगा। ज्ञान ज्ञान क्या चीज है? आपके अंदर जो शक्ति है ना, उसको निखारता है। और ज्ञान को कौन देता है? गुरु देता है। आप लिख लीजिएगा, शिक्षा शिक्षक देगा और ज्ञान गुरु देगा। और ज्ञान कोई शब्द, कोई अक्षर नहीं है, आपकी सोई हुई शक्तियों को जगाने का काम करता है, क्षमताओं को जगाने का काम करता है। आप अनपढ़ हो, नहीं पढ़े लिखे हो, तो भी आपको अच्छा अगर गुरु मिल गया तो आपके अंदर वो ताकत और वो क्षमता आ जाएगी, आप बड़े-बड़े एमबीए को हरा सकते हो। तो आप अपने जीवन में कोई ना कोई एक आदर्श गुरु बनाओ, भले कम पढ़े लिखे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप वो कमाल कर सकते हो। साथियों, हमारे बिजनेस में सुखो देवी जो अनपढ़, मैना उरांव जो अनपढ़, ठीक है, गजेंद्र चहार जो बहुत कम पढ़ा लिखा है, ये लोग आज लाखों करोड़ों साल का कमा रहे हैं। तो आपको एक सही गुरु और सही दिशा में ज्ञान मिलना चाहिए। तो शिक्षा सिर्फ अक्षर ज्ञान कराता है और ज्ञान आपके अंदर की सोई क्षमताओं शक्तियों को जगाता है। अब मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, ये आपको एहसास कराना। डेल कार्नेगी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। पहले डेल कार्नेगी का मानना था ज्ञान और ज्ञान ही वह कुंजी है जो आर्थिक और प्रोफेशनल पुरस्कारों का ताला खोलती है। ठीक है, मतलब देखो, पहले मैंने आपको शिक्षा बताया जो अक्षर ज्ञान, ज्ञान बताया जो आपके अंदर की क्षमताओं को निकालता है। तो ज्ञान और शिक्षा ऐसी जो दो चीज है जिससे सफलता हासिल की जा सकती है, ये डेल कार्नेगी का मानना था जब वो स्कूल और कॉलेज में थे। लेकिन जब वैश्विक दुनिया में आए, बिजनेस में आए, तो उसका मोह भंग हो गया कि मैं गलत सोचता था मैं, असली सफलता कब आएगी। आप देख सकते हैं, उन्होंने देखा कि सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस सफलताएं उन लोगों द्वारा हासिल की जिसने विषय के ज्ञान के अलावा, जानकारी के अलावा बोलने की कला थी। ये लाइन याद रखना, बोलने की कला थी। लोगों से अपनी बात मनवाने का गुण था और जो अपने आप और अपने विचारों को बेच सकते थे। आप लोग अगर पढ़े होंगे बिजनेस इसको रॉबर्ट कियोसाकी की, तो भी बोलता है अपने विचारों को जो बेचता है वही सबसे ज्यादा सफल नेटवर्कर और टीम का निर्माण करता है। तो बोलने की कला, बात मनवाना, अपने और अपने विचारों को बेचना। ज्ञान और शिक्षा बहुत कम काम आता है, ये कह सकते हैं सिर्फ 15%। 85% बोलने की कला, बात को मनवाना, विचारों को और अपने आप को बेचना। ज्ञान की तुलना व्यक्तित्व और बोलने की क्षमता अधिक महत्वपूर्ण है। क्या जबरदस्त लाइन है, इस लाइन को मैं बहुत पसंद करता हूं। शिक्षा और ज्ञान की तुलना में आपके पास जो बोलने की कला है ना, वही आपको सफल बनाता है। और जितने अमीर लोग हैं, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे गांव का कोई सरपंच हो, चाहे वो छोटा मोटा नेता हो, चाहे नरेंद्र मोदी, आप जितने लोग को पाओगे ये जबरदस्त बात करते हैं, बेहतरीन बोलते हैं। और यही कारण है कि आज अपने अपने फील्ड में लोग सफल हैं। डेल कार्नेगी का जन्म, अब थोड़ा सा डेल कार्नेगी के बारे में पढ़ लेते हैं, तो इस पुस्तक को पढ़ने में और मुझे बताने में बहुत मजा आएगा। एक मिसूरी के एक फार्म में हुआ था। मतलब कौन सा फार्म? जहाँ पे सुअर थे, जहाँ पे घोड़े थे, जहाँ गाय थी। मतलब एक तबेला में इनका जन्म हुआ था। बड़ा घर, बड़ा परिवार, कोई अमीर नहीं थे, एकदम गरीब और सामान्य आदमी थे। उनका जो घर था, फार्म था, वो रेलवे लाइन से 10 मील पर था। और लेकिन फिर भी 12 साल तक वो ट्रेन नहीं देखे थे, क्योंकि वो गाय, सुअर और घोड़े में इतना ज्यादा वो, जैसे सेम मेरा समझ लो, जैसे मैं बचपन में बोलता हूँ ना कि मैं कहीं बाहर नहीं निकला था, वैसे कुछ इनकी दशा स्थिति थी। मिसूरी का युवक, और मेरा घर भी आप लोग बता दूं रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर है। उत्साहपुर अभी अभी बना है उत्साहपुर, वो मात्र 1.5 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। मिसूरी का युवक स्ट्रॉबेरी और काटबर्स चुना करता था और ढोर चराया, ढोर मतलब गधा ना, गधा चराया करता था।
तो साथियों ये जैसे महुआ बिनते नहीं है गांव में, वैसे एक स्ट्रॉबेरी एक फल होता है जो फ्लेवर आप सुने होंगे कई बार चॉकलेट्स वगैरह और आइसक्रीम्स वगैरह में, वो बिना करता था ये। आगे के पेज में उनकी कहानियों को हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। साथियों हर साल, मैं बहुत संक्षेप में पढ़ूंगा, आप लोग बाकी पुस्तक पढ़ लेना। हर साल 102 नदी में बाढ़ आ जाती थी। कहाँ पे? अमेरिका में, ठीक है, उत्तरी पश्चिम मसूरी जो अमेरिका में है। और बहुत सारे सुअर बीमार पड़ जाते थे और मर जाते थे, और मवेशियों को बेचना पड़ता था तो उनके कीमत कम मिलता था। इस वजह से गुलामी करने की भी धमकी देता था उनके फार्म को। बहुत हताश हो जाता था। साथ ही साथ साथियों मैं आगे बढ़ते जाता हूँ, आप लोग उतना देखिएगा मत कि क्या लिखा है, आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। पता है घोड़े की पीठ पर चढ़कर 3 मील की यात्रा करता था वो। सूअरों को खाना खिलाता था। मिट्टी के तेल की रोशनी के सामने लैटिन वर्ड्स पढ़ता था, मतलब वो भाषा लैटिन भाषा, जब तक कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने नहीं, मतलब जब तक दिया नहीं बुझ जाता था तब तक वो क्या करता था, पढ़ते रहता। तो उसका सिर सीने से नहीं टिक जाता था, इतना मेहनत करता था। आधी रात को वह बिस्तर पर पहुंचता था, तब वह 3 बजे सुबह अलार्म लगाता था। अलार्म क्या था पता है? सूअर के बच्चे, क्योंकि सूअर के बच्चे 3 बजे सुबह क्या मांगते थे? गरम भोजन, मतलब दूध। उसको माँ का दूध चाहिए रहता था। तो वो जो बच्चों को उठाकर उसकी माँ के पास ले जाता था, मतलब रात को देर को सोता था, सुबह 3 बजे उठ जाता था, सूअर के बच्चों को उसकी माँ के पास ले जाता था, दूध पीते थे, फिर उसको क्या है, जो आग जलता था स्टोव, वहां पे ले जाता था। मतलब बचपन से इतना मेहनत करते थे वो। साथियों ये डेल कार्नेगी है, और पता है 600 बच्चे थे। आप देख सकते हैं सबसे लास्ट पैराग्राफ में, स्टेट टीचर्स कॉलेज में 600 विद्यार्थी थे, और डेल उन 6 बच्चों में से एक था जो शहर में रह के पढ़ने का खर्चा नहीं उठा पाता था। इसलिए वो क्या करता था, रोज वो घोड़े में बैठकर स्कूल जाता था। उसके पास फॉर्म था, घोड़े में बैठकर स्कूल जाता था। और साथियों उसका कोट कोट में इतना शर्म आता था क्योंकि टाइट था और पेंट बहुत छोटा था। इतना गरीब व्यक्ति था। साथियों आप सोच सकते हैं उसको कोई ज्यादा चीज में रुचि नहीं था, उसको सिर्फ एक चीज में रुचि था, वो है भाषण तैयार करने में। और इसके लिए वो महीनों लगाता था। मैं बीच बीच से पढ़ा हूँ क्योंकि मुझे तो याद है, सिर्फ आप लोगों के लिए रखा हूँ। वो गायों का दूध निकालता था और उतना समय भाषण जोर जोर से देने का प्रैक्टिस करता था। और वो घोड़े को तबेले में जाके भूसा देता था तो भी प्रैक्टिस करता था। सुअर को जब खाना देता था तो भी प्रैक्टिस करता। सुअर डर के मारे भागते थे जब चिल्ला चिल्ला के भाषण की प्रैक्टिस करता था, क्योंकि स्कूल में प्रतियोगिता में भाग लिया था। मतलब इतना जुनूनी था, गरीब होने के बाद उसके जुनून में कोई कमी नहीं थी। और साथियों एक के बाद एक वो असफलता का सामना करना पड़ा। 18 वर्ष के बाद वह इतना निराश हो गया, एक लाइन लिखा है, इतना निराश हो गया था अपनी गरीबी और दिनचर्या और हताशा हो गया था कि आत्महत्या करने का भी सोचा। सोचिए ऐसा व्यक्ति जिसका नाम दुनिया में लिया जाता है अमीरों की श्रेणी में, जब 1955 में खत्म हुआ तो सबसे अमीर व्यक्तियों की श्रेणी में आता था। 18 साल की उम्र में आत्महत्या करूंगा ऐसा सोच लिया था। साथियों ऐसे व्यक्ति का जीवन सोच सकते हैं, और हम इसके सामने तो बहुत कम तकलीफ में है। आगे हम बढ़ते हैं। पशु फार्म के मालिकों का मतलब वो क्या है, अपना जो लेख लिखता था कई लोग को बांटता था। वो बहुत ज्यादा निराश हो चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों वो एक बार निर्णय लिया कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, ओमाहा जाऊंगा। वो शहर था, जैसे आप देख सकते हैं गांव है और एक बिलासपुर शहर है, तो शहर जाऊंगा। ट्रेन में जाने का फैसला किया और उसके पास कोई पैसे नहीं थे। साथियों तो मालगाड़ी के डिब्बे में जो ड्राइवर थे, 2 डिब्बे में घोड़ा था, जंगली घोड़ा। उसको इस शर्त पे ओहामा ले गए कि हम जब तक पहुंचेंगे तब तक 3-4 दिन लग रहा था समय, आप पूरे घोड़े को दाना पानी देना तब हम आपको चढ़ाएंगे। तो राजी हो गया। ओमामा उतरा। वहां एक कंपनी आर्मा एंड कंपनी में डेकन साबुन और सुअर की चर्बी बेचने का वो काम चालू किया। और साथियों काम भी कोई आसान नहीं था। 100 मील की दूरी थी उसका। ट्रेटी मतलब होता है एरिया। क्या था? 100 किलोमीटर, मतलब यहाँ से रायगढ़ समझ लो। मालगाड़ी में जाता था, वहां सस्ते होटल में रुकता था जहां पर्दा था, दीवार नहीं था, पर्दा था, एकदम सस्ते में। और सामान को अपना चिल्ला चिल्ला बेचता था। जब ट्रेन की आवाज आती थी तो चलती हुई ट्रेन में दौड़ते दौड़ते फिर चढ़ता था। ऐसी स्थिति, उसके पास सही तरीके से जूते नहीं थे। ये सारी कहानी इसलिए बता रहा हूँ साथियों ताकि हम समझ पाए कि इन्होंने क्या लिखा और हम क्या कर सकते हैं। ये सारी उनकी कहानियां हैं।
और साथ ही उन्होंने बहुत सारे सेल्समैन की किताबें पढ़ी और सबसे नंबर 1 सेल्समैन बना वहां। और साथ ही उसको प्रस्ताव मिला कि आपको सबसे ज्यादा तनख्वाह देंगे, तो स्वीकार कर दिया। वो सोचा कि जो टेक्निक व्यवहार मैं सीखा अपने जीवन में सेल्समैन में, वो दुनिया को सिखाऊंगा करके ट्रेनिंग देना चालू किया 20 साल की उम्र में। ये उसकी एक छोटी सी कहानी थी। लोक व्यवहार पुस्तक में 4 खंड है, 30 अध्याय, 30 सिद्धांत है। पहला खंड में 3 अध्याय, 3 सिद्धांत है। दूसरा खंड में 6 अध्याय, 6 सिद्धांत है। तीसरा खंड में 12 अध्याय, 12 सिद्धांत है। चौथा खंड में 9 अध्याय, 9 सिद्धांत है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। टोटल आपको साथियों इस पूरे पाठ्यक्रम में 30 अध्याय और 30 सिद्धांत याद करना और 4 खंड का मतलब 64 लाइन आपको याद करना है। साथियों हम जल्दी आगे बढ़ते हैं। खंड 1 लोगों को प्रभावित करने के मूलभूत तरीके, इसका नाम है। इसे आपको याद करना है। 3 तरीका है और तीनों तरीका को मैं आपको संतरे का छिलका समझा रहा हूँ। संतरे का छिलका या छिलके नहीं है, मतलब ये लोगों से भी बातचीत नहीं कर रहे हैं, ये बाहरी आवरण है। आप घर में बैठे हैं, इन चीजों का विचार करें, ये बाहरी आवरण है। संतरे का छिलका, ये तीनों चीजें जो आप आगे और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अध्याय 1 का नाम क्या है? अगर शहद इकट्ठा करना हो तो मधुमक्खी के छत्ते पे लात ना मारे। साथ ही इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, अगर आपका बच्चा है, आपका भविष्य में सेवा करने वाला है, कभी उसके साथ बुरा व्यवहार मत करो। आप अपने माँ बाप के साथ जिंदगी भर रहने वाले, कभी उसका दिल दुखाने वाली बात मत करो। अगर आपकी टीम है जो आपके साथ काम करी, उसका चेक बनता है, आपका भी चेक बनता है, कभी टीम को छोटा और नीचा नहीं दिखाना है, उनसे अच्छे से व्यवहार करना है। सिद्धांत क्या है इसका? बुराई मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो। इसको BSNL है ना, होता है ना मोबाइल कंपनी BSNL, तो साथियों एल को हटा दो। बी फॉर बुराई, ठीक है, एस फॉर शिकायत और एन फॉर निंदा। ठीक है, बुराई मत करो, शिकायत मत करो, निंदा मत करो। ये डेल कार्नेगी आप देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन और स्मार्ट थे। कोई भी मूर्ख आलोचना, निंदा और शिकायत कर सकता, ज्यादातर मूर्ख लोग यही करते हैं। और जो ये काम करता है उसी को जिंदगी में हर जगह तकलीफ, दिक्कत, चाहे परिवार हो, चाहे बच्चे हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे नौकरी हो, हर जगह दिक्कत आता है। जो हमेशा शिकायत करता है, तो हमेशा बुराई करते रहता है, निंदा करता है। तो आज से कसम खा लो, भैया हर व्यक्ति के बारे में अच्छा बोलूंगा, तारीफ करूंगा, लोगों के बारे में प्रशंसा करूंगा। ये करके देखो, टिकट मजा आएगा और चमत्कार हो जाएगा। हर व्यक्ति के दिल में आप राज करेंगे। अध्याय 1 का नाम है अगर शहद इकट्ठा करना हो तो मधुमक्खी के छत्ते पे लात न मारे। ये बेहतरीन कोटेशन है। 100 में से 99 लोग किसी बात के लिए अपने आप को दोषी नहीं देते, चाहे वे कितने ही गलत क्यों ना हो, परंतु वे अपनी आलोचना नहीं करते, अपनी गलती नहीं मानते। साथियों मैं आपको बता दूं कि आप ये मत सोचिएगा आदमी गलत किया है तो स्वीकार करेगा। 100 में से 99 लोग स्वीकार नहीं करते। आप उसको उसकी गलती नहीं बताना है। जो अच्छा काम किया है पहले उसकी तारीफ करो। जो अच्छा काम किया है उसके बारे में उसको बात करो, डायरेक्टली बता देते हो तुम गलत किए हो। तो यहाँ से लोग आपसे चिढ़ जाते हैं। सफल होने के लिए इस व्यवसाय में ना लोगों को जोड़ना जरूरी है। और किसी प्रकार अगर कई जगह आप गलत नहीं हो, सामने वाला गलत है, फिर भी उसकी अच्छाई और तारीफ करो और अपनी गलती स्वीकार करवा। आगे बहुत सारे टेक्निक है। 30 अध्याय इस सिद्धांत पे साथियों इसको पढ़ेंगे ना, आप बोलेंगे मेरा नया जन्म हुआ है। मैं आपसे वादा करता हूँ, क्योंकि रमेश पटेल कई बार पढ़ा, लेकिन इस गर्मी में भी पढ़ा है, 40 दिन के लॉकडाउन में लर्निंग पीरियड में पढ़ा। मुझे खुद एहसास हुआ कि मेरा नया जन्म हुआ है, अब मैं वो कर सकता हूँ जो अभी तक मैं नहीं कर पाया हूँ। तो आपके साथ भी यही होने वाला है। कुछ उदाहरण है इस पुस्तक में। कार्ले कार्ले को दुनाली बंदूक वाला बोलते हैं। दुनाली बंदूक वाला मतलब अगर वो गोली एक मारता था तो 2 गोली लगता था, वो परफेक्ट निशाना लगता था। एक बंदूक की गोली लगा माथे पे तो दूसरा वहां लगता था। इतना जबरदस्त निशानेबाज था, मतलब चिड़िया फड़फड़ाए, बंदूक मारा तो चिड़िया खत्म हो, ऐसा था। कार्ले दुनाली बंदूक वाले के बारे में कहानी बहुत ही अच्छा है कि उसको 150 पुलिस वाले लोग घेर लिए थे। एक जब मोहल्ले में वो छुपा था और साथियों कुछ समय पहले जो आउटर में अपने दोस्त के साथ वो जा रहा था, दुनाली बंदूक वाला कार्ले, तो पुलिस वाला रोकता है और बोलता है लाइसेंस दिखाओ। तो कुछ नहीं बोलता, धड़ाधड़ 3 गोली मार देता है। और पुलिस वाला जब गिर जाता है तो गाड़ी से उतर के गोली और मार देता है। इतना खतरनाक आदमी था। जब पूरे चारों तरफ से पुलिस घेर ली थी, एक कुर्सी के नीचे बैठ के गोलियां लगातार वो कार्ले चला रहा था।
उसको जख्म लग गया था, लेकिन वो सब गिर गया था और उसका बंदूक की गोली खत्म हो गया था। तो खून से क्या लिख रहा था पता है? कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मेरे हृदय में एक दयालु इंसान है। और वही इंसान जो कुछ समय पहले पुलिस वाले को एक सवाल में गोली दाग दिया था। इसका मतलब ये है, डेल कार्नेगी जी ये समझाना चाहते हैं, जब कुख्यात मर्डर करने वाला डाकू अगर अपनी गलती स्वीकार नहीं करा, तो आपका बच्चा, आपका टीम, आपके परिवार के लोग अपनी गलती कैसे स्वीकार करें? इस कहानी का मतलब है किसी की गलती नहीं बताना है, तारीफ करना है। अल कैपोन ये भी एक डाकू था। ये न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा कुख्यात डाकू था। जैसे हमारे यहाँ एक जेल है ना, वैसी वहां पे सिंग सिंग जेल है। हमारे एक जेल में थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ, जिसमें पूरा भारत के सबसे बड़े कैदी को रखा जाता है, दिल्ली में जो है। 10 शूटर्स, ये भी एक क्या है, कुख्यात मतलब डकैत और डाकू था। ये सब लोग, जितने लोग जेल में आप देखेंगे, बड़े-बड़े अपराधी लोग, ये कभी भी अपने आप को दोषी नहीं मानते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जिस काम को आप कर रहे हो, जिस परिवार में आप हो, वो लोग अपना दोष थोड़ी मानेंगे। 100 में से 99 लोग अपनी गलती नहीं मानते। इसको आपको कैसे समझाना है? ऐसे लोगों के साथ काम कैसे करना है? परिवार में ऐसे लोगों को ठीक कैसे करना है? बच्चों को कैसे समझाना है? ये सारा तकनीक, ये सारा टेक्निक, साथियों मैं 30 दिन क्लास दूंगा, 100% मेरा वादा है, आप अपने जीवन में एक नया जीवन अनुभव करने वाले हैं। किसी की आलोचना मत करो, किसी की बुराई मत करो, क्योंकि ऐसा करोगे तो आपकी भी बुराई होना निश्चित है। हर व्यक्ति की तारीफ और प्रशंसा करो। एक बहुत अच्छी कहानी है हेलमेट की। क्या था? एक व्यक्ति को प्रभार सौंपा गया था कि सुरक्षा आप पूरा देखिएगा, कि यहाँ कोई गलत ना हो, यहाँ किसी को नुकसान ना पहुंचे। मैनेजर था। मैनेजर जब कर्मचारियों को देखता था बिना हेलमेट के, तो बहुत चिल्लाता था, बहुत। ये क्या कर रहे हो? नहीं जानते हो कि यहाँ नियम है, हेलमेट पहनना जरूरी है, नहीं पहनोगे तो बहुत कुछ हो सकता है, दुर्घटना। आपको कितने बार समझाया जाए? तुरंत हेलमेट पहनो, एकदम आदेश देता था। डर के मारे, दबाव में हेलमेट तो पहन लेते थे कर्मचारी, लेकिन जैसे ही वो मैनेजर जाता था, सिक्योरिटी जो सिस्टम वाला ऑफिसर जाता था, लोग तो अरे यार साला बकवास करता, हमेशा आता तो चिल्ला देता करके वो रख देते थे। वो धीरे से सोचा, ऐसा मैं हर बार करता हूँ, ये लोग दिखावे के लिए पहनते हैं, अब मैं तरीका चेंज करूंगा। अगली बार गया तो उनके साथ मस्त बैठा, हाल चाल पूछा, फिर बोला कि यार हेलमेट कोई आरामदायक नहीं है क्या? आप लोग को पहनने में कोई असुविधा थोड़ी हो रही है? ऐसा करके पहले पूछा। सब लोग अचका गए, अरे पहले तो चिल्लाता था, कैसे बोल रहा है? फिर उसने कहा कि हेलमेट पहनने के फायदे बताए। हेलमेट अगर नहीं पहनोगे, दुर्घटना होगी, आपके सिर में चोट पहुंचेगी, आपके परिवार का क्या होगा, हो सकता है डेथ हो जाए। और हम चाहते हैं कि आपको कोई असुविधा ना हो, आपको कोई नुकसान शारीरिक रूप से ना हो, आपके परिवार को इसका खमियाजा ना भुगतना पड़े। तो आपसे निवेदन, आप पहनिए, क्योंकि आपके परिवार आपके जीवन के लिए जरूरी है। और आप लोग बहुत अच्छे कर्मचारी हैं, हमें गर्व है, आप हमारे फर्म के मेहनती और कर्मठ कर्मचारी हैं। आप जैसे कर्मचारी पूरा न्यूयॉर्क में ढूंढने से नहीं मिलेगा। और मुझे गर्व है कि आप लोग हमारे फैक्ट्री के कर्मचारी हैं। तो इतना बोलना था, उसके बाद हर व्यक्ति हेलमेट पहनने लगा। यही चीज तो हमको वैसा परिवार में करना है, यही चीज तो हमें अपने बिजनेस में करना है। जितना हम सराहना के भूखे होते हैं, उतना हम निंदा से डरते हैं। हर आदमी, रमेश पटेल भी चाहता है मेरी तारीफ हो, आपको बता दूं। आप तंधर जी चाहते हैं आपकी तारीफ हो, नंद जी आप चाहते हैं, गीता जी आप चाहते हैं आपकी तारीफ हो, बेला निसारी मैडम आप चाहते हैं, सूर्यकांति मैडम आप चाहते हैं, सुरेखा मैडम आप चाहते हैं, जितने लोग का नाम ले रहा हूँ, नहीं लो रहा हूँ, बघेल मैडम आप चाहते हैं आपकी तारीफ हो। कोई आदमी अपनी बुराई नहीं चाहता। हम हर आदमी, अरे छोड़ो, अगर 10 लोग का फोटो, सबसे अच्छा फोटो आपकी कोई तारीफ करे, आप चाहते हो? आप चाहते हो आपके कपड़े पहने कोई आपके कपड़े की तारीफ करे? अरे आप बीड़ी निकाल के लाते हो ना, तो देखते हो कितने लोग का मैसेज बधाई का आया है, हाथ हिलाए हैं, बधाई हो मैडम, बधाई हो करके। और एक-एक मैसेज को आप बहुत पढ़ते हो और बाकी लोग उस मैसेज से कोई मतलब नहीं। अरे सोच सकते हो, जब आप इतना ज्यादा तारीफ के भूखे हैं, तो क्या लगता है आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके माँ-बाप आपकी क्यों तारीफ के भूखे नहीं होंगे? साथियों समय हो रहा है, एक आध दो स्लाइड बचा है, तो आप लोग फिर से ऐड हो जाएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सराहना के भूखे, तारीफ के भूखे, आप तो छोड़ो साथियों, पशु लोग भी है। इसी पुस्तक में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है।
एक पशु को कोई करतब सिखाते हैं, उसका हाथ तारीफ करते हैं, उसको चारा दे देते हैं, तो अन्य डंडा लेके सिखाने वाले पशु से ज्यादा अच्छा करतब जो प्रशंसा और जिसको सराहना देते हैं वो पशु करता है। तो हम जैसे इंसान की तो क्या हैसियत बताइए। तो जब आप और मैं भूखे हैं तारीफ के भाई, तो टीम और परिवार के लोग भी भूखे हैं। जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हो सके आप तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो, पुल बना दो आप, ताकि आपसे कोई अलग ना हो सके। जिंदगी में जो आदमी आपसे जुड़ रहा है, जो आदमी आपके संपर्क में आ रहा है, कभी भी वो आपसे दूर ना हो, ऐसा अपने आप को इंसान बनाइए। इसका एक ही तरीका है